जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित गुरु केंद्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण बेस्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 को लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, हुगली और सोन। तो इसका सही आंसर बी यानी कि गोदावरी। तो गोदावरी नदी को अच्छे से समझते हैं। तो मैप में यह एमएच यानी महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, यहाँ मध्य प्रदेश और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बात करें गोदावरी की तो गोदावरी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना और तेलंगाना से फिर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो क्षेत्र है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पर गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो पॉइंट है ये इसका उद्गम हो गया जो कि है त्रैवंग की पहाड़ी और एंड पर आकर ये दो भागों में बढ़ जाती है यानी कि इसकी वितारिका बनती है। जो ऊपर वाला भाग है उसे गौतमी गोदावरी और जो नीचे यानी दक्षिण वाला भाग है उसे वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इसके सहायक नदियों की बात करें तो दक्षिण की ओर से मंजिरा नामक नदी निकलती है जो कर्नाटक में होते हुए तेलंगाना के बॉर्डर पर प्रवेश करके गोदावरी से मिलती है। तो नदी का नाम जरूर ध्यान रखें, मंजिरा। मंजिरा जो है ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर एग्जाम में पूछे गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आपको मंजिरा टिक करना है, जो निजामाबाद में आकर गोदावरी से मिलती है। और निजामाबाद से याद रखना है कि निजाम सागर परियोजना अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, निजाम सागर परियोजना मंजिरा नदी पर स्थित है। उत्तर से सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पर एक नदी आएगी जिसका नाम होगा पूर्णा। उसी के समीप से एक और नदी आएगी जिसे पेन गंगा के नाम से जानते हैं। पजल मत रहना, पूर्णा जो है ये गोदावरी नदी से आके मिलती है और पेन गंगा वर्धा नदी से आके मिलती है और वर्धा नदी आगे चलकर वेन गंगा से मिलती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पेन गंगा सहायक नदी हो गई वर्धा की और वर्धा और वेन गंगा आगे चलकर तेलंगाना में गोदावरी से मिलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राणहिता नदी जो है वो किन दो नदियों के संगम से बनता है? तो वृद्धा और वेनगंगा मिलकर क्या कहलाती हैं? तो प्राणहिता नदी कहलाती हैं। अब प्राणहिता पे थोड़ा सा ध्यान दे तो वृद्धा और वेनगंगा दोनों का पानी प्राणहिता के माध्यम से गोदावरी में मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि गोदावरी नदी की मुख्य नदी कौन सी है तो उसमें भी पजल नहीं होना है आपको। तो पानी के अनुसार यानी अत्यधिक पानी के अनुसार मुख्य नदी में किसका नाम आ जाएगा? प्राणहिता का, और लंबाई के अनुसार मंजिरा का। इसके बाद उड़ीसा से एक नदी इंद्रावती के नाम से आती है और तेलंगाना में आकर मिलती है और उड़ीसा से ही सवरी नामक नदी जो आंध्र प्रदेश में आकर गोदावरी से मिलेगी। तो गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो मंजिरा, पूर्णा, वृद्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सवरी। इंद्रावती को बस्तर की लाइफलाइन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से नासिक का पूछे तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और दैमाबाद का पूछे तो दैमाबाद पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ नासिक हो गया और ये हो गया दैमाबाद। दैमाबाद का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो पजल बिल्कुल मत रहना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको दैमाबाद आंसर टिक करना है और यहाँ से हमें रथ के अवशेष मिले थे, ये भी ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछे रथ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए तो दैमाबाद आंसर बताना है। गोदावरी नदी की लंबाई पूछे तो गोदावरी नदी की लंबाई है टोटल 1465 किलोमीटर और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली में अगर आपसे पूछे कि पहली नदी बताओ तो पहली में भारत की पहली सबसे लंबी नदी जो होगी या फिर भारत की सबसे लंबी नदी जो होगी वो होगी गंगा। विश्व में पूछे सबसे लंबी नदी तो विश्व में आपको नील नदी टिक करना है। इसी तरीके से भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो भारत की सबसे चौड़ी नदी में जो आएगी वह है ब्रह्मपुत्र। ये इतनी चौड़ी है कि अपने अंदर एक द्वीप समा सकती है, जिसका एग्जाम्पल भी कई बार आ जाता है मांजुली द्वीप। तो याद रखिएगा मांजुली द्वीप एक नदी द्वीप है यानी नदी में स्थित द्वीप है और कौन सी नदी में? तो ब्रह्मपुत्र। तो मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो विश्व में सबसे चौड़ी नदी में अमेजन टिक करना है। देखो कई बार गोदावरी के नाम को लेकर सब बड़े पजल रहते हैं, तो नाम को लेकर बिल्कुल पजल नहीं होना। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा बोले तो उसमें आपको गोदावरी टिक करना है। ये सभी नाम किसके हैं? गोदावरी के। लेकिन भारत लगाकर बोले जैसे कि दक्षिण भारत की गंगा ऐसे बोले तो यहाँ पे भारत शब्द का यूज कर रहा है तो उसमें आपको कावेरी टिक करना है। तो बिल्कुल पजल नहीं रहना। अगर भारत लगा के बोले तो कावेरी और बिना भारत के बोले तो गोदावरी। एक बार बाकी ऑप्शनों पे भी ध्यान देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक
के पठार से निकलती है। इसके चारों तरफ पीली रेत पाई जाती है तो इसे पीले रंग की नदी भी कहते हैं। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी अगर एग्जाम में पूछ ले तो उसमें आपको रिहंद नदी का नाम बताना है। रिहंद नदी सोन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और परियोजना पूछी जाए तो माता टीला परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी गंगा नदी की एक वितारिका है। वितारिका मतलब नदी जहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। तो हुगली नदी किसकी वितारिका है? तो गंगा नदी की। और यहाँ पर एक प्रमुख शहर कलकत्ता, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको हुगली बताना है। तो क्या क्या समझा हमने यहाँ से कि हुगली गंगा नदी की एकमात्र वितारिका है और कलकत्ता या फिर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही स्थित है। दक्षिण से एक नदी आती है दामोदर नदी का पानी हुगली नदी में जाकर हुगली नदी की सहायता से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जिस कारण बंगाल में बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी तरीके से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसी तरीके से कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी को पीछे मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि भारत लगाकर पूछे, यानी दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपको कावेरी टिक करना है। साथ ही साथ धान का कटोरा, दक्षिण में इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछ ले तो उसमें हेमावती बताना है। और कावेरी का उद्गम स्थान पूछ लिया जाए तो ब्रह्मगिरी पर्वत आंसर में टिक होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसकी परियोजना को लेकर, याद रखिएगा, कृष्णराज सागर परियोजना। कृष्णराज सागर परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये कुछ इनसे जुड़े क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, मेहनत करो, जो भी कराया जा रहा है इसके नोट्स बनाओ, याद करो, एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर कामयाब होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो मेहनत करो, याद करो और ऊंचाइयों को छुओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ऑप्शन है सम्राट हुमायूं, सम्राट बाबर, सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर। तो सही आंसर जो है वो है सम्राट अकबर। ये क्वेश्चन मुगल वंश को रिलेट करता है और मुगल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें सम्राट बाबर का नाम बताना है। बाबर का जन्म फरगना, जिसे उज्बेकिस्तान भी कहते हैं, में हुआ था। इसने पहला आक्रमण भारत पर 1519 में भैरा व बाजोर नामक स्थान पर किया था, जो कि वर्तमान में पीओके में स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, पहला आक्रमण 1519 में। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। कई जने एग्जाम में बाबर का पहला युद्ध 1526 टिक कर देते हैं। पहला युद्ध 1526 नहीं, पहला युद्ध 1519 भैरा व बाजोर में हुआ था। इसकी पूरी डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। इस युद्ध में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। इस युद्ध की कुछ विशेषताएं जो आपको पता होनी चाहिए। इस युद्ध में बाबर ने तोप खानों का प्रयोग किया था और तोपची में नाम पूछे तो अली एवं मुस्तफ़ा, ये ध्यान रखना है। फिर 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच, 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बीच, और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। बाबर नामा या फिर तुजुक ए बाबरी, अगर एग्जाम में ये दो नाम दिखे तो ये बाबर की आत्मकथा, ये तुर्क भाषा में है, लेकिन इसका फारसी में अगर अनुवाद पूछे पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना, जिसमें मेन आपको अब्दुल रहीम खान खाना ध्यान रखना है। ये नाम आगे चलकर आएगा अकबर के समय में भी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक है। अंग्रेजी में अनुवाद पूछे तो आर्स्किन एवं लीडेन, दो नाम बताने हैं, आर्स्किन और लीडेन। इसमें कृष्णदेव राय और राणा सांगा, दो हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे विजयनगर की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है तो ये याद रखिएगा, हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछे तो उसमें हरिहर और बुक्का, दो नाम आपको बताने हैं, ठीक है। दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हाँ, इसमें आम को फलों का राजा बताया गया है। इसके बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा। 1537 में जब शेर खान ने बंगाल को उजाड़ दिया
तो हुमायूं ने उसे पुनः बसाया। और कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हुमायूं ने बंगाल का क्या नाम रखा था, तो याद रखिएगा जन्नताबाद। जन्नताबाद जो है वो बंगाल का नाम हुमायूं ने रखा था। ठीक है, किसके उजाड़ने के बाद, शेर खान के उजाड़ने के बाद हुमायूं ने उसे पुनः बसाया और जन्नताबाद उसका नाम रखा। 1539 में चौसा का युद्ध, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत फेमस है, पेपर में कई बार आ चुका है। चौसा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया और शेर खान जीत गया। और इस हार की वजह से हुमायूं ने कर्मनासा नदी में छलांग लगा दी। उस नदी से निजाम सक्का भिस्ती, ये नाम ध्यान रखिएगा, निजाम सक्का भिस्ती ने हुमायूं को बचाया था। ये वही है निजाम सक्का भिस्ती जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। हुमायूं नामा के अनुसार ये एक दिन का शासक भी बना था, यानी कि एक दिन का बादशाह बनने वाला व्यक्ति निजाम सक्का भिस्ती, और उसने उस दिन चमड़े के सिक्के भी जारी किए। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पूछे तो ये 1540 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इसमें हुमायूं पुनः हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। देखो हुमायूं जब जब हारेगा तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि हुमायूं चौसा का युद्ध हारा तो चमड़े के सिक्के का क्वेश्चन बनेगा, और हुमायूं कन्नौज का युद्ध हारा तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि हुमायूं हारने के बाद कहाँ गया, तो इस बार ये अमरकोट गया और अमरकोट में राणा वीर साल ने उसको शरण दी। और इसी समय हीनदाल के गुरु मीर बाबा, याद रखिएगा, हीनदाल के गुरु मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम, जो हमारा क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम से ये क्या करता है, विवाह करता है। और हमीदा बानो बेगम से जो संतान उत्पन्न होती है वो है अकबर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो सम्राट अकबर की। देखो जब आप हर एक पॉइंट को रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, तो समझ लेना कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आने लगी है, वो आपको याद रह जाएगी। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन हो तो उससे रिलेट करके जितनी भी बातें हैं सब मैं आपको समझा सकूँ कहानी की तरह। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक कहानी की तरह इसको आपको माइंड में सेट करना है। 1556 में दीन पनाह महल के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और 1556 में ही हेमू दिल्ली पे आक्रमण करके जीत लेता है। अब ये हेमू से कैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको समझते हैं। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जो मुगल शासक अकबर के संरक्षक के बीच हुई। हेमू इसमें लड़ता लड़ता मारा गया और बैरम खां जीत गया। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर पूरा नाम लिखें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हुआ, और यहाँ से अकबर का शासन शुरू होता है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में होता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और बचपन का नाम पूछे तो बदरुद्दीन। अकबर के संरक्षण का नाम पूछे तो बैरम खां और मुनीम खां, ध्यान रखना है। अकबर 1556 पे राजगद्दी पे बैठता है और इसका शासन 1605 तक चलता है। अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है अब्दुल रहीम खान खाना। याद होगा ये नाम, पीछे भी मैंने यूज़ किया था ये नाम, अब्दुल रहीम खान खाना, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक है, साथ ही साथ बैरम खां का पुत्र है। और रहीम खान खाना ही जहांगीर यानी अकबर के पुत्र जहांगीर का गुरु बनेगा। तो जहांगीर का गुरु पूछे तब भी अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र है, तो बैरम खां का पुत्र है, और बाबर नामा फारसी में अनुवाद किया है। इसी तरीके से बीरबल का पूछे तो बीरबल भी के 9 रत्नों में से एक है। बीरबल का कई बार वास्तविक नाम पूछ देता है, तो याद रखिएगा महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम जो है वो है महेश दास, और इसे न्याय विभाग का प्रमुख गुरु बनाया गया। इसी तरीके से तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में से है, जिसका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो रामतनु पांडे, और तानसेन के गुरु हरिदास जी। तानसेन ने ध्रुपद गायिका का विकास किया था, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आ जाए ध्रुपद गायिका का विकास किसने किया तो तानसेन ने। और मियाँ का मल्हार पूछे या मियाँ की टोडी पूछे, मियाँ की सारंग पूछे या दरबारी कान्हड़ा पूछे, ये सारे राग जो हैं वो तानसेन ने ही दिए हैं। तानसेन का मकबरा भी ध्यान रखें ग्वालियर में है। और एक और इम्पोर्टेंट नाम जो आपको ध्यान रखना है अबुल फजल। रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा नागौर। और पिता का नाम पूछे तो शेख मुबारक, और बड़ा भाई फेजी। फेजी और अबुल फजल दोनों अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अबुल फजल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अकबरनामा फर्स्ट सेकंड या आईने अकबरी किसने लिखी, तो उसमें आपको अबुल फजल टिक करना है। इसी तरीके से फेजी का अगर पूछे तो रामायण महाभारत लीलावती का अनुवाद फारसी में फैजी ने ही किया था।
अगर महाभारत के फारसी अनुवाद में फैजी का नाम ना दिखे तो आप नकीब खां ऑप्शन में ढूंढना, नकीब खां या फैजी दिखे, दोनों में से कोई एक टिक कर दीजिएगा। दोनों एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया तो इसे क्या कहा गया, तो याद रखिएगा रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सलीम या फिर शेखू बाबा। माता का नाम हरकाबाई और पत्नी का नाम मानबाई, जो कि मान सिंह की बहन थी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको हिट कर देंगे। तो सबको अगर समझ में आया है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो नीचे कमेंट में बेस्ट विशेष लिखकर सपोर्ट करें और लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की होती हैं। ऑप्शन है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा, न्यूमेरिक और एडजस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है ए यानी मॉडिफायर। देखो किसी भी कीबोर्ड में अगर ये F1, F2, F3 जो F करके हैं, इसकी बात करें तो इन्हें फंक्शन कीज़ कहते हैं, और ये एरो वाले जो हैं इसे नेविगेशन कीज़ बोलते हैं। और अब जो ये काउंटिंग वाले देख रहे होंगे, ये वाले काउंटिंग वाले जिसके ऊपर सिंबल भी बने, तो सिंबल और काउंटिंग मिलकर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाते हैं। और ये जो बीच में आप ABCD देख रहे हो, ये सब ये टाइपिंग कीज़। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, फंक्शन, विंडो, सारे जो कीज़ हैं ये मॉडिफायर कीज़ में आती हैं। और ये जो सेक्शन है ये हो गया न्यूमेरिकल कीज़। अब जो हमसे पूछा है वो पूछा है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट के बारे में। तो कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट में की जो कीज़ हैं वो मॉडिफायर कीज़ में है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडिफायर कीज़। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है? ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगला। तो इसका सही आंसर है बंगला। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई है, और ये उपाधि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र के जरिए दी थी। इसी तरीके से अगर देश का पिता या राष्ट्रपिता करके बोले कि देश का पिता या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो वहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस टिक करना है। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को देश का पिता बोला, और उसके अगले महीने यानी 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। राष्ट्रगान यानी जनगण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता के शीर्षक से हुआ, और पहली बार 27 दिसंबर 1911। देखो गायन और प्रकाशन दोनों में अंतर है। प्रकाशन हुआ था 1912 में और गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसे 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण में राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो प्रकाशन हुआ 1912 में, गाया गया 1911 में, और मान्यता मिली 24 जनवरी 1950 को। इसका इंग्लिश अनुवाद पूछे तो 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक के नाम से किया गया। इसका संगीत मदनापल्ले में सजाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गायन अवधि 52 सेकंड। अगर विशेष स्थिति में संक्षिप्त रूप में गाया जाए तो 20 सेकंड, जिसमें फर्स्ट और लास्ट पंक्ति ही गाई जाती है। कई जगह पर ऐसा भी लिखा जाता है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उनके स्वागत में यह गाना गाया गया था, लेकिन कई किताबों में इसका विरोध भी किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम जनगण मन का अपमान करते हैं तो धारा 71 के तहत हमारे ऊपर सजा और जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। गायन अवधि पूछे तो 52 सेकंड और संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड। दोहे पूछे तो इसमें कुल 5 दोहे हैं, जिसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसी तरीके से वंदे मातरम का अगर आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे, तो उसमें आपको बंकिम चंद्र चटर्जी नाम बताना है। साथ ही साथ अमार सोनार बांग्ला पूछे तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे बांग्लादेश ने 1972 में अपनाया था, और इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें भारत के विभाजन को व्यापक रूप से दर्शाया गया है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, परवेज मुशर्रफ, कुलदीप नायर और खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर डी यानी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की और भी बेस्ट बुक की बात करें तो उसमें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द एंड ऑफ इंडिया, दिल्ली और सिख, जिसमें शुरू के दो तो आपको ध्यान रखने हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और द एंड ऑफ इंडिया। इसी तरीके से कुलदीप नायर की बेस्ट पुस्तक है वो भी ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड द लाइन्स, विदाउट फियर द मार्टियर। मार्टियर को हिंदी में शहीद भी बोलते हैं और ये पुस्तक शहीद भगत सिंह के ऊपर आधारित है। और इंडिया आफ्टर नेहरू, ये तीन पुस्तक आपको जरूर ध्यान रखनी है, बियॉन्ड द लाइन, विदाउट फियर द मार्टियर, इंडिया आफ्टर नेहरू। मनमोहन सिंह की बात करें तो चेंजिंग इंडिया और टू द नेशन फॉर द नेशन, ये दो पुस्तक, चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन। और याद रखिएगा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है वो संजय बारू ने लिखी है, जो मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे और ये पुस्तक मनमोहन सिंह के ऊपर आधारित है। तो ये जो पुस्तकें मैंने बताई हैं ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये थे आज के बेस्ट 5 क्वेश्चन। इसके नोट्स बनाइए, इसको जरूर याद करिए और ठान लीजिए कि मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, दिन रात एक कर दीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये गोल इस बार मुझे लेना ही लेना है, इस बार कामयाब हो के रहना है। ठीक है, हम आपके साथ हैं। जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी, बिल्कुल सही है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की होती हैं तो मॉडिफायर कीज होती हैं। राष्ट्रगान जनगण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है? तो बंगला यानी बंगाली भाषा में है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो खुशवंत सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।